नमस्कार साथियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन सेशन। आज हम संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीति शास्त्र इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है जन शिकायत निवारण तंत्र। पब्लिक ग्रेवियंसेस से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करनी है। ये टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए, साथ में आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक में मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए टॉपिक पढ़ना क्यों है। तो टॉपिक में क्या चीजें हैं आज हम जो डिस्कशन में ले रहे हैं, ओम्बुड्समैन, प्रोक्यूरेटर, आपके सामने लिखा हुआ है साथियों, ओम्बुड्समैन, प्रोक्यूरेटर और साथ में प्रशासनिक न्यायालय। ध्यान रखेंगे भारत में क्या व्यवस्था है ये भी हमें देखना है, लेकिन इन सभी चीजों से पहले आपको कुछ प्रश्नों से रूबरू करा दें। आपको ये पता होना चाहिए इस टॉपिक से प्रश्न कैसे आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है साथियों। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओम्बुड्समैन संस्था मूलतः संबंधित है। ओम्बुड्समैन संस्था मूलतः संबंधित है। अभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चंस पे नजर डाल लें। देखेंगे क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है आंसर में, राष्ट्रमंडल देशों से, स्कैंडिनेवियन देशों से, लैटिन अमेरिकी देशों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। चूंकि टॉपिक अभी हमने शुरू नहीं किया साथियों, तो चलिए आंसर मैं ही बता देता हूं। ये स्कैंडिनेवियन देशों से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? स्कैंडिनेवियन देशों से संबंधित संस्था है। क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों। क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन संस्था का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? ओम्बुड्समैन संस्था का गठन सबसे पहले कहां और कब किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में कुछ वर्ष दिए गए हैं, 1809, 1855, 1909, 1962। आगे के डिस्कशन में आपको इसका आंसर मिलेगा साथियों। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि समाजवादी देशों में लोक परिवादों के निवारण के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? यहां लोक परिवाद का मतलब होता है जनता की शिकायतें। इनसे संबंधित कौन सी संस्था काम करती है समाजवादी देशों में? देखेंगे साथियों, ओम्बुड्समैन काम करता है या प्रशासनिक न्यायालय काम करते हैं या फिर मुख्तार प्रणाली काम करती है या संसदीय आयुक्त प्रणाली काम करती है? यहां पर इसका आंसर मैं दे देता हूं साथियों। कुछ के आंसर्स आपको मिलेंगे, कुछ के आंसर्स तो सभी के मिलेंगे, लेकिन कुछ के आंसर्स मैं देता हूं, आपका कॉन्फिडेंस पहले से बना रहेगा साथियों। मुख्तार प्रणाली या प्रोक्यूरेटर सिस्टम काम करता है समाजवादी देशों में, जैसे रूस हुआ, चाइना हुआ। इन देशों में कौन काम करता है? ध्यान रखेंगे, इन देशों में मुख्तार प्रणाली या प्रोक्यूरेटर सिस्टम काम करता है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासनिक न्यायालय कहां स्थापित किए गए? प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जो प्रशासनिक न्यायालय है वो क्या है? नागरिक शिकायतों के निवारण से संबंधित तंत्र है। किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, यूनान, बेल्जियम, उपरोक्त सभी। जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सा आपको प्रश्न को क्या करना है, समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। हम डिस्कशन के बाद देखेंगे इसका उत्तर क्या है साथियों। देखेंगे इसके बाद कि अब जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसकी चर्चा में हम देखेंगे ओम्बुड्समैन है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। साथियों आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में राजतंत्र लगभग समाप्त है। अगर किसी देश में मोनार्क या राजतंत्र है भी, तानाशाही है भी, लॉ ऑफ मैन है भी, व्यक्ति का शासन है भी, तो वो केवल एक अलंकारिक रूप से है, सिंबॉलिक रूप से है। लेकिन लोकतंत्र का पुट कुछ न कुछ लगभग सभी देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में आ चुका है। लोकतंत्र में होता क्या है साथियों? सामाजिक आर्थिक विकास का सारा बीड़ा कौन उठाता है? ध्यान रखिएगा, सरकार उठाती है। चाहे पूंजीवादी देश हो, चाहे समाजवादी देश हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकार की बड़ी भूमिका है तो सीधी सी बात है, सरकार जब काम करेगी तो सरकार को काम करने के लिए एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। यही संगठन प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। प्रशासन के सहयोग से सरकार क्या करती है? सामाजिक आर्थिक विकास का काम करती है साथियों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य प्रशासन के सहयोग से सरकार कर रही है तो यहां पर उनको अधिकार देना भी जरूरी है। शासन क्या करता है? प्रशासन को अधिकार देता है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य कर सके, अवरोधों को दूर कर सके। कई बार यह होता है कि यही प्रशासन स्वनिर्णय जब लेगा, यही प्रशासन जब सामाजिक आर्थिक विकास के कार्य करेगा, तो कार्य करने वाले प्रशासक इंसान ही होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे भेदभाव, पक्षपात, भ्रष्टाचार वो करते हैं या अपने हितों में ही अपनी सत्ता और शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। इन सभी चीजों से आम जनता को बहुत कष्ट होता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। और इन्हीं चीजों को समाप्त करने के लिए साथियों बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से बनाने का जो सिलसिला शुरू होता है वो स्वीडन में 1809 से शुरू होता है। स्वीडन में 1809 में सबसे पहले ओम्बुड्समैन नामक एक संस्था बनाई गई। यह संस्था क्या करती है? लोक परिवादों या जन शिकायतों को सुनती है। किसके खिलाफ? ध्यान रखिएगा, ये शिकायतें प्रशासक और शासन
शासकों के खिलाफ होती है, न्यायाधीशों के खिलाफ होती है। यहां पर ये जो अधिकारी है ये जनता की ओर से कार्य करता है और एक संसदीय अधिकारी होता है, एक विधायी अधिकारी होता है और कोशिश करता है कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक आर्थिक विकास में जनता के कल्याण में लगा हुआ है वो कहीं भी जनता को किसी तरीके से हर्ट ना कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। साथियों आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को एक बार हम बोर्ड पे देखते हैं, क्योंकि मैं आप चाहता हूं आपका शॉर्ट में नोट्स भी बनता चले। आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में क्या हो रहा है, कल्याण उन्मुक्ता लोकतांत्रिक राज्यों की पहचान हो गई है। वेलफेयर स्टेट, आज का स्टेट क्या है, ये पुलिसिया राज्य नहीं है साथियों। आज का स्टेट केवल, ध्यान रखिएगा, सरकार केवल इसलिए काम नहीं करती कि उसको टैक्स कलेक्शन करना है और साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है या कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना है। साथियों इसके साथ साथ इससे भी जरूरी उद्देश्य हो गया है सामाजिक आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार जब कार्य करती है साथियों तो इसी को कहते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य को अपनाया जाना, जो विश्व के हर एक देश ने आज अपना लिया है। साथियों आप देखेंगे कि कल्याण उन्मुक्ता लोकतांत्रिक देशों की आज पहचान हो गई है। यहां पर आप देखेंगे राष्ट्र के सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। सरकार क्या करती है अब, महत्वपूर्ण, एक शब्द जोड़ लीजिए साथियों, यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब महत्वपूर्ण भूमिका सरकार निभा रही तो क्या होगा, अतः नौकरशाही तंत्र का विस्तार होगा। या नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी क्या है, रिडिकुलसली, व्यंग्यात्मक रूप से जो प्रशासनिक संगठन है उसको नौकरशाही कहा जाता है। नौकरशाह मतलब नौकर तो है लेकिन राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसको नौकरशाह नाम दिया गया है। साथियों एक प्राचीन अवधारणा है, प्राचीन का मतलब ये नहीं कि 200-500 साल पुरानी, मतलब 50-60 साल पुरानी अवधारणा है। साथियों उस समय की अवधारणा है जब पुलिसिया राज्य होता था। यहां पर नौकरशाही ने इसलिए कहा जाता था क्योंकि साथियों आम जनता से अपने आप को ऊपर समझते थे। कारण यह था कि सीधे ये सत्ता या शासन से, सरकार से जुड़े होते थे। इन्हें स्थायी सरकार भी कहा जाता था। मंत्रीगण इनकी सहायता के बिना काम ही नहीं कर पाते थे। साथियों इनके पास बहुत अधिकार होते थे और उस अधिकार के कारण ही जनता इनसे डरती भी थी साथियों। इस वजह से इनको नौकरशाह नाम दिया गया है, ब्यूरोक्रेट्स नाम दिया गया है साथियों। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे अब देखेंगे नौकरशाह वाली प्रवृत्ति कहीं ना कहीं सेवक में परिवर्तित होती जा रही है, जो जनता के लिए लाभदायक है और लोकतंत्र में यही ज्यादा उचित है। लेकिन फिर भी इनको नौकरशाह कहते हैं साथियों। आज भी कलेक्टर के ऑफिस में जाने से एक आम आदमी डरता है, आज भी एसपी या कमिश्नर के ऑफिस जाने से आम आदमी डरता है। सॉरी, डरने का कारण क्या है, डरने का कारण है वही पुरानी छवि जो बनी है। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा युवा है साथियों वो नहीं डरता, उसको पता है कि उसके अधिकार क्या है। फिर भी इनको नौकरशाह आज नाम दिया गया है, उस नाम से चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। साथियों देखेंगे नौकरशाही तंत्र का विस्तार हो रहा है, साथ में जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं वो बढ़ रही हैं। साथियों नौकरशाही तंत्र का मतलब होता है कि वो संगठन, जो संगठन सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है और सरकार की ओर से कार्य करता है। ये सरकार से वेतन भी लेता है और वेतन के साथ साथ सरकार इसको कार्यकाल की सुरक्षा भी देती है। आज जितने भी अधिकारी आप देखते हैं, तहसीलदार है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं साथियों, प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाह कहलाते हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे कि क्या है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं नौकरशाही तंत्र बढ़ रहा है, प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक सेवकों को अधिक शक्तियां और स्वनिर्णय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। शक्तियां कौन देगा सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य करने के लिए साथियों, या शक्तियां सरकार देगी। शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, पावर्स और अथॉरिटी का प्रयोग कर रहा है प्रशासन। यहां पर वो स्वनिर्णय के अधिकार का भी प्रयोग कर रहा है। स्वनिर्णय के हजारों अवसर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आते हैं साथियों। ये चीज ऐसी है जो हर एक व्यक्ति एक दैनिक जीवन में महसूस करता है साथियों। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि जहां पर साथियों सपोज मान लीजिए आपके साथ समस्याएं भी हैं, कोई समस्या जुड़ी है, आप रोड पे जा रहे हैं, आज कोरोना काल चल रहा है, बहुत दिन तक लॉकडाउन चला, लॉकडाउन को खोला गया लेकिन स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हो पा रही हैं साथियों। सामान्य नहीं होने के बाद भी अगर आप आज रोड पे निकलते हैं, मान लीजिए आप मास्क नहीं लगाते, यहां पुलिस वाला आपका चालान करता है, पुलिस अधिकारी आपका चालान करता है। यहां पर जब अधिकारी चालान करता है वहां पर आप अपना उसको कितना भी जेन्युइन रीजन बताएं किस वजह से आप मास्क नहीं लगा पाए, आपके स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से मास्क आपके लिए उपयोगी नहीं है, मान लीजिए आप कोई भी कारण बताते हैं, फिर भी वो क्या करेगा, स्वनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करके आपके ऊपर फाइन चार्ज करेगा। बोलेगा भाई कानून है ये, लेकिन कानून किस लिए होता है, आम जनता की भलाई के लिए होता है, उसको रिलैक्स करने के लिए होता है, उसकी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन यहां पर कानून उसके हानि के लिए हो गया साथियों। एक छोटी सी बात इसलिए क्योंकि देखिए हेलमेट लगाना जरूरी है,
लेकिन कई व्यक्तियों को मान लीजिए सिर में समस्या है, तो वहां पर वो हेलमेट लगाएगा तो सिर में और समस्या बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि यहां पर व्यक्ति दर व्यक्ति कानून तो सबके लिए एक सा हो गया, लेकिन यह देखना है कि उस व्यक्ति के लिए उस कानून की उपयोगिता है कि नहीं है, और नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। लेकिन प्रशासन जब स्वनिर्णय लेता है तो यहां कानून सबसे एक जैसा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे लोकतंत्र में कई व्यक्तियों को समस्याएं भी आ जाती। ये अच्छा या खराब है इसकी चर्चा नहीं कर रहे, केवल मैं ये बता रहा हूं कि स्वनिर्णय होता क्या है। हां, स्वनिर्णय में वो चाहे तो आपको छोड़ भी सकता है, भाई ठीक है हेलमेट नहीं लगा, आपको समस्या, कोई बात नहीं, आप फाइन मत दीजिए, अगर आपने जेन्युइन रीजन बताया तो। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ रहा है, मतलब वो लकीर का फकीर, या बोल सकते हैं कि पत्थर की लकीर पे चल रहा है, तो चलिए ठीक है, क्योंकि वो कानून कह रहा है। कानून क्या करता है, सत्ता और शक्ति देता है प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की बात हो, चाहे सामाजिक आर्थिक विकास की बात हो। चलिए साथियों आगे देखेंगे यहां पर कि जब शक्तियां और स्वनिर्णय के अवसर बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखते हैं शक्तियों के दुरुपयोग का प्रचलन भी बढ़ता है। अब मान लीजिए मनरेगा योजना है, या मनरेगा योजना के अलावा सरकार द्वारा चलाई कोई दूसरी वित्तीय योजना है, या कोई भी ऐसा काम है जो किसी जनता के विशेष वर्ग के फायदे के लिए चलाया गया है। अब यहां पर उसको इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने का अधिकार किसको दिया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों को। वो अपने स्वनिर्णय से क्या करता है, हितग्राहियों का चयन कर सकता है, किसी को ज्यादा लाभ दे सकता है, किसी को कम। करना तो नहीं चाहिए, ये एथिकली गलत है, नैतिक रूप से गलत है, लेकिन ऐसा होता है। इसी से क्या होता है, भ्रष्टाचार पनपता है, पक्षपात और भेदभाव पनपता है। देखिएगा साथियों, आप देख रहे हैं शक्तियों के दुरुपयोग का प्रचलन भी बढ़ता है। जैसे शक्तियां दी गई प्रशासकों को, तो प्रशासकों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का प्रचलन भी बढ़ा। साथियों आप देखेंगे कि फलतः भ्रष्टाचार, कुशासन, जन उत्पीड़न एवं सरकारी तंत्र के खिलाफ शिकायतें बढ़ती हैं। ठीक है ना। जब शक्तियां बढ़ी तो सीधी सी बात है, शक्तियों का प्रयोग करता। देखिए चाणक्य ये कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कि भाई अगर मान लीजिए आप किसी की जीभ पर शहद रख दे और उससे उम्मीद करें कि वो शहद का स्वाद न चखे, तो ये संभव नहीं है। तो जिसके पास अधिकार है, अगर आप उससे उम्मीद करें कि वो अधिकारों का प्रयोग अपने हित में ना करे, या राजकोष में जो धन रखा गया है जिसकी सुरक्षा का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है, उस धन का दुरुपयोग अपने पक्ष में ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। हां, इतना ही हो सकता है कि दाल में नमक के बराबर दुरुपयोग करे, बिल्कुल ना करे, तो इतना एथिकल, इतना नैतिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अगर सभी इतने नैतिक हो गए तो कानून की आवश्यकता क्या है। हमने प्लेटो में डिस्कशन किया था, हमने सुकरात में डिस्कशन किया था, आगे अरस्तु पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कशन करेंगे कि देखिए साथियों, जहां पर सभी लोग क्या करते हैं, पूर्ण बन जाते हैं, व्यवहारिक रूप से पूर्ण मनुष्य बन जाते हैं, वहां पर कानून की आवश्यकता नहीं है, दार्शनिकों का शासन हो जाएगा, हर एक व्यक्ति समझदार है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए कम या अपूर्ण व्यक्ति, अपूर्ण मनुष्य क्या करता है, अपने पक्ष में कभी कभी नहीं, हमेशा जब भी अवसर मिलता है वो क्या करता है, शक्तियों का दुरुपयोग करता है। मनुष्य ही प्रशासनिक अधिकारी बन रहा है तो निश्चित रूप से कई बार उसके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग कर लिया जाता है। कई बार क्या, जब भी अवसर मिले तो कम या ज्यादा सभी दुरुपयोग कर लेते हैं। देखिए ये भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार है। शिष्टाचार शायद इसलिए भी है क्योंकि जनता इसको क्या करती, स्वीकृति देती है। अगर जनता एक सिरे से इसको खारिज कर दे साथियों, तो ये एक दिन में समाप्त हो सकता है। एक दिन में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जनता की सोच है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, इससे लगी हुई है। जनता खुद चाहती है कि भाई प्रशासनिक अधिकारी कुछ ले दे करके उसका काम जल्दी कर दे, तो इस चक्कर में क्या होता है, भ्रष्टाचार जो पनप रहा है वो समाप्त नहीं हो पाता। साथियों देखेंगे जन शिकायतें बढ़ती हैं। जन शिकायतें किसके खिलाफ बढ़ती हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके बाद आप देखेंगे कुशासन के खिलाफ, जन उत्पीड़न के खिलाफ, और साथ में सरकारी तंत्र के खिलाफ। ये सारी की सारी शिकायतें बढ़ती हैं। अब जब शिकायतें बढ़ रही हैं तो यहां पर आप देखेंगे शिकायतों के संबंध में आज के समय में लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर ही निर्भर है। आज हम कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं साथियों। कल्याणकारी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास तभी फलीभूत हो सकता है जब विकास का कार्य पूरी की पूरी संरचना कर रही है, तंत्र कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, शासन प्रशासन मिलकर कर रहा है, निजी क्षेत्र भी सहायता दे रहे हैं। लेकिन 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 जो जन शिकायतें सामने आ रही हैं इन कार्यों के दौरान, उनका त्वरित निपटारा किया जाए, तभी हम ये मानेंगे कि लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य सफल है। अब यहां पर त्वरित निपटारे के लिए क्या किया गया है, अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया है, अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो जनता की शिकायतों को सुनते हैं और उसके निपटारे का प्रयास करते हैं। यही चीज आगे लिखी हुई साथियों देखेंगे। इसी कारण विश्व के विभिन्न देशों में जन शिकायतों के निवारण हेतु अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया है। जिन संस्थाओं का साथियों निर्माण किया गया, एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है।
भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भारत का संदर्भ नहीं, अभी वैश्विक संदर्भ देखते हैं। देखेंगे साथियों कौन कौन सी संस्थाएं। सबसे पहले आप देखेंगे ओम्बुड्समैन प्रणाली, ओम्बुड्समैन प्रणाली के बाद प्रोक्यूरेटर या मुख्तार प्रणाली, उसके बाद देखेंगे प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, नेक्स्ट देखेंगे संसदीय आयुक्त या पार्लियामेंट्री कमिश्नर प्रणाली, नेक्स्ट देखेंगे साथियों भारत में लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त इस पे अलग से बहुत बड़ी चर्चा हम करने वाले साथियों, इससे प्रश्न भी बहुत आते हैं, बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही हॉट इश्यू है साथियों। लेकिन उसके पहले बाकी संस्थाओं पे भी चर्चा करनी शॉर्ट में, फिर हम भारत की चर्चा पे आएंगे। सबसे पहला है आपका ओम्बुड्समैन प्रणाली, फिर प्रोक्यूरेटर या मुख्तार प्रणाली, इन नामों को याद रखिएगा साथियों। इसके बाद देखेंगे प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, उसके बाद संसदीय आयुक्त प्रणाली। जब हम ओम्बुड्समैन प्रणाली की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत स्वीडन से होती है। स्वीडन के बाद जो नॉर्वे, फिनलैंड या दूसरे स्कैंडिनेवियन देश है, वहां पर इन संस्थाओं का विकास और विस्तार हो जाता है। जब हम बात करते हैं साथियों प्रोक्यूरेटर सिस्टम की या मुख्तार प्रणाली की, तो विश्व के जो समाजवादी देश हैं, समाजवादी देशों में कौन से देश आते हैं साथियों? आप देखेंगे रूस आता है, सोवियत रूस, चाइना आता है, साथ में जो यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, उसमें जुड़े हुए देश पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे के सारे देश आते हैं, हंगरी। और इन सारे के सारे देशों में जन शिकायतों के निवारण के लिए जो संस्था बनाई गई है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्तार प्रणाली या प्रोक्यूरेटर सिस्टम। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन जैसे देशों की, तो ब्रिटेन में क्या किया गया है? 1967 से ओम्बुड्समैन या प्रोक्यूरेटर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वहां पर पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो संसदीय आयुक्त क्या करता है? जन शिकायतों के निवारण का शीर्ष अधिकारी है और सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील काम करता है साथियों। इसके अलावा जब हम फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक कानून जैसी चीजों को बनाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली। फ्रांस के साथ साथ आप देखेंगे बेल्जियम और अन्य देशों में, यूनान जैसे देशों में भी यह व्यवस्था लागू की गई है साथियों। आगे देखेंगे जब भारत की बात करते हैं तो भारत में जो संस्था लोकपाल और लोकायुक्त बनाई गई है, इसमें कुछ चरित्र दिखते हैं ओम्बुड्समैन के, कुछ चरित्र दिखते हैं आपके देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिश्नर के, और कुछ चरित्र दिखते हैं साथियों ब्रिटिश संसदीय आयुक्त के। तो इन तीनों चीजों से मिलकर के दोस्तों क्या बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, यह भारत का लोकपाल और लोकायुक्त। आप सभी को पता होना चाहिए कि लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित जो अधिनियम है 2013 में पास हुआ है, और अभी वर्तमान समय में लोकायुक्त का, लोकपाल का अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया। पिनाकी चंद्र घोष का नाम आपने सुना होगा, जो देश के क्या बनाए गए हैं? लोकपाल बनाए गए। इस पे चर्चा बाद में करेंगे, अभी हम अन्य दूसरी संस्थाओं को देखते हैं, उनके बारे में कुछ चर्चाएं लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नागरिक शिकायतों के निवारण की सबसे पुरानी संस्था कौन सी है साथियों? सबसे पुरानी संस्था है आपकी ओम्बुड्समैन। कौन सी ओम्बुड्समैन? मैंने आपको बताया कि स्वीडन में 1809 में इसको स्थापित किया गया था। सबसे पहली बात है, डोनाल्ड सी रॉबर्ट एक बहुत बड़े विद्वान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जानकार हैं, राजनीति शास्त्री हैं। इन्होंने ओम्बुड्समैन के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, जिससे ओम्बुड्समैन की विशेषताएं भी सामने आती हैं। क्या बातें हैं? इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखेंगे अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियों के खिलाफ, अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियों के खिलाफ शिकायतों को, जन शिकायतों या नागरिक शिकायतों को दूर करने वाली यह विलक्षण रूप से स्थापित संस्था है। जो भी प्रशासनिक कार्यवाही है, शासनिक कार्रवाई है, जो जनता को दुख देती है, जनता को परेशान करती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है, उनके लिए कहीं ना कहीं शिकायत का कारण बनती है साथियों, इन सभी को समाप्त करने वाली एक विलक्षण रूप से स्थापित संस्था है। डोनाल्ड सी स्टोन कहते हैं साथियों, ये स्टेटमेंट या कोटेशन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की जो बात है इससे संबंधित वो क्या है कि ओम्बुड्समैन एक ऐसा प्राधिकारी है, कैसा प्राधिकारी है? देखेंगे जो विधायिका द्वारा, किसके द्वारा? विधायिका द्वारा बेसिकली अपॉइंट किया जाता है प्रशासनिक और न्यायिक, प्रशासनिक और न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए। विधायिका का अधिकारी है, विधायी अधिकारी है, यह लेजिस्लेटिव ऑफिसर है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि प्रशासन, शासन, न्यायालय, इसका कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप या अधिकार नहीं होता। इवन जब ये काम करता है साथियों, तो संसद से भी स्वतंत्र है, ये सरकार से भी स्वतंत्र है और न्यायपालिका से भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र इसलिए रखा गया है ताकि निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव को महसूस किए ये अधिकारी क्या कर सके? पब्लिक ग्रेवियंसेस या जन शिकायतों के निपटारे का काम कर सके। तो साथियों ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। किसके लिए? ओम्बुड्समैन के लिए, कि ओम्बुड्समैन ऐसा प्राधिकारी है जो विधायिका द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त
किया जाता है। साथियों आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओम्बुड्समैन की नियुक्ति, उसका कार्यकाल, साथ में उसको पद से हटाने के संबंध में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो ओम्बुड्स है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? संसद। पद से कौन हटाएगा? संसद। कैसे हटाएगी संसद पद से? अगर संसद का विश्वास उस अधिकारी में समाप्त हो गया हो। 4 वर्ष के लिए स्वीडन में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं साथियों, सबसे पहले जो स्वीडन में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जाती है, इस नियुक्ति से संबंधित अधिकारी के जो इनिशियल आपके पक्ष हैं कौन कौन से हैं, इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र भी देखेंगे, कार्यवाही क्षेत्र भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ओम्बुड्समैन की नियुक्ति संसद द्वारा की जा रही है। साथियों इसको ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और हम केवल वैश्विक संस्थाओं का उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना डिस्कशन आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, आपको प्रश्न का उत्तर बन जाए। लोकपाल लोकायुक्त का बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथियों देखेंगे इसके बाद जो कार्यकाल है इसका, मैंने बताया आपको 4 वर्ष है। कितना है? 4 वर्ष। नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे पद से हटाया जाना, कौन हटाएगा? संसद। कब हटाएगी? जब संसद का विश्वास उसमें समाप्त हो गया हो। संसद जैसे ही उसमें विश्वास खो देगी वैसे ही उसको पद से हटा देगी। लेकिन इन सारी चीजों के बाद एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह संसद मतलब विधायिका, लेजिस्लेचर, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर के काम करता है। उन स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? अपने कार्य के दौरान, अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के दौरान साथियों कोई भी, ना तो संसद, ना तो सरकार, ना तो जुडिशरी, इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। अब हम देखेंगे साथियों यहां पर कि ओम्बुड्समैन का कार्यवाही संबंधी क्षेत्र क्या क्या है, कहां कहां पर यह कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बिल्कुल शॉर्ट में चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शासन से प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग। जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स क्या कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं कि वो जो भी शक्तियां सरकार ने उन्हें दी हैं काम को करने के लिए, उन शक्तियों का अगर वो दुरुपयोग करते हैं या अपने हित में प्रयोग करते हैं तो ऐसे संबंध में फिर कौन संज्ञान ले सकता है, कौन काम कर सकता है? ध्यान रखिएगा, ओम्बुड्समैन। नेक्स्ट देखेंगे, कहीं ना कहीं भारत में लोकपाल को भी यही अधिकार है। अच्छा साथियों, ये वैश्विक संस्थाओं को पढ़ने का एक महत्व यह भी है कि भारत में तो बहुत नई है ये संस्था, अभी अभी बनी। भले भारत में लोकतंत्र स्वतंत्रता के पश्चात लागू कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक ग्रीवेंसेस, जन शिकायतों के निवारण का तंत्र तो अभी बना हुआ है। तो अभी बना है तो कहां से क्या चीज लेकर के बनाई गई? भारतीय संविधान भी उधार का संविधान कहलाता है। 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान बनाया गया। वैसे ही जन शिकायत निवारण तंत्र में बहुत सारे अधिनियम पहले से कार्यरत हैं, बहुत सारी संस्थाएं, सीबीसी जैसी संस्थाएं पहले से कार्यरत हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या बनाया गया है? लोकपाल और लोकायुक्त। तो इसमें कहां से क्या लिया गया है यह समझने के लिए हमें कुछ वैश्विक संस्थाओं का अध्ययन करना जरूरी है। चलिए साथियों आगे देखते हैं इसके बाद कि और कहां कहां यह कार्रवाई क्षेत्र रखेगा। कुशासन, लक्ष्यों को प्राप्त करने की अक्षमता। देखिए, माल गवर्नेंस, माल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत तरीके से कुशासन का मतलब होता है कि शासन जैसा होना चाहिए, जैसा कानूनन पहले से निर्धारित है, वैसा नहीं किया जा रहा है। प्रशासन को जैसा कार्य करना चाहिए ताकि वो देश की प्राप्ति कर सके, नहीं कर पा रहा है, मतलब उसमें अकुशलता है, अक्षमता है। तो यहां पर भी कौन क्या कर सकता है? संज्ञान ले सकता है। यहां पर भी ओम्बुड्समैन संज्ञान ले सकता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अशिष्ट आचरण। कौटिल्य ने 40 प्रकार के भ्रष्टाचार बताए, लेकिन आज हम भ्रष्टाचार को सामान्य शब्दों में समझते हैं वित्तीय भ्रष्टाचार, ठीक है ना। लेकिन केवल इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के बहुत सारे प्रकार हैं, इसके लिए अलग से हम डिस्कशन करेंगे साथियों। यहां पर केवल ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार है या फिर अशिष्ट आचरण है, जनता के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं है किसी प्रशासनिक अधिकारी का, किसी ऑफिसर का, तो उसके खिलाफ कौन कार्य कर सकता है? ओम्बुड्समैन कार्य कर सकता है, संज्ञान ले सकता है, उसके खिलाफ अभियोग दायर कर सकता है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर प्रशासनिक अधिकारी या शासन पक्षपात कर रहे हैं या भाई भतीजा बात कर रहे हैं तो इस संबंध में भी अधिकार है किसको? ध्यान रखिएगा, ओम्बुड्समैन को, कि वो कार्यवाही कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखेंगे साथियों। सबसे पहली बात है कि जब भी नागरिक शिकायतों से संबंधित कोई भी मुद्दा होता है तो नागरिकों को यह अधिकार होता है कि अपनी बात वो किसके सामने रख दें? अपनी बात वो ओम्बुड्समैन के सामने रख दें। जैसे ही पब्लिक कंप्लेंट प्राप्त होती है, जनता से शिकायत प्राप्त होती है, तो यहां पर ओम्बुड्समैन सक्रिय हो जाता है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना है साथियों कि ओम्बुड्समैन स्वतः सुमोटो अपने आधार पे भी किसी समस्या या किसी भ्रष्टाचार, पक्षपात को क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है साथियों, देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है कि नागरिकों से शिकायत प्राप्त होने अथवा स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने का इसके पास
अधिकार होता है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो और मेंस के हिसाब से आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाए। देखेंगे साथियों, ये न्यायाधीशों, सरकारी सेवकों के खिलाफ क्या कर सकता है? अभियोग दायर कर सकता है, लेकिन स्वयं दंड देने का अधिकार इसे नहीं होता। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि इसको अभियोग दायर करने का अधिकार है, दंड तो न्यायालय ही देंगे, ये दंड नहीं दे सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, दंड नहीं दे सकता बट अभियोग तो दायर कर सकता है। किसके खिलाफ? वे सारे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ या पक्षपात करने वाले, भेदभाव करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जो पद पर बैठे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार उसको समझ लेते हैं और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। साथियों सबसे बड़ी बात है यहां पर कि यहां लिखा हुआ है ओम्बुड्समैन संस्थाओं का विस्तार। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्वीडन में 1809 से संस्था शुरू हुई, उसके बाद अन्य स्कैंडिनेवियन देशों में शुरू हुई। स्कैंडिनेवियन देश का मतलब होता है ऐसे देश जो यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्थित हैं। आप देखेंगे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारे देश, डेनमार्क के सारे देश आते हैं, इनको नॉर्डिक देश भी कहते हैं। अब यहां पे स्कैंडिनेवियन देश और नॉर्डिक देश में थोड़ा सा अंतर है, भाषाई आधार पर, स्थानीय आधार पे, ये सब चीजें भूगोल की, हम भूगोल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन देशों में कब कहां पर यह संस्था शुरू हुई। तो आप देखेंगे फिनलैंड में 1919 में शुरू हुई, उसके बाद आप देखेंगे डेनमार्क में 1955 में शुरू हुई। साथियों नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद नॉर्वे में 1962 में शुरू हुई। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 1809 में स्वीडन में शुरू होती है, स्वीडन के बाद फिनलैंड में शुरू होती है 1919 में, साथियों डेनमार्क में शुरू होती है 1955 में, और उसके बाद नॉर्वे में शुरू होती है 1962 या 1962 में। 1962 में ही कॉमनवेल्थ नेशन के ग्रुप में, राष्ट्रमंडल देशों के ग्रुप में न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जहां पर महारानी का शासन चलता है। साथियों आज भी न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जिसने क्या किया, ओम्बुड्समैन संस्था को एक्सेप्ट किया और अपने देश में उसको स्थापित किया। देखिए ये लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने 1962 में क्या किया, ओम्बुड्समैन संस्था को स्थापित किया। ओम्बुड्स को अपनाने वाला ये राष्ट्र कुल का प्रथम देश है। कॉमनवेल्थ नेशन मतलब ऐसे देशों का समूह जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन ने राज किया है, ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया है, ऐसे देश के समूह को हम क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रकुल। राष्ट्रकुल के देशों में भारत भी शामिल है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले 1962 में न्यूजीलैंड ही ऐसा देश था जिसने जन शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन संस्था को अपनाया था। आज 40 से ज्यादा देशों में ओम्बुड्स जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं साथियों, लेकिन नाम उसका बदल गया है। आज हम देखेंगे सारे देश उसको ओम्बुड्समैन के नाम से नहीं जानते। अगर हम देखेंगे ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है, 1967 ब्रिटेन में जो स्थापित संस्था है जन शिकायतों के निवारण के लिए, ओम्बुड्समैन जैसी ही संस्था है, उसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहा जाता है साथियों, पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको यहां पर ओम्बुड्समैन नहीं कहते, लेकिन काम ओम्बुड्समैन जैसा ही करता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासनिक न्यायालय, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था कहां कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना साथियों, बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2 मिनट यहां पर देख लेंगे कि फ्रांस के साथ साथ बेल्जियम, टर्की, यूनान आदि देशों में जो इंपॉर्टेंट देश है उन्हीं के नाम मैंने लिखे हैं, जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला फ्रांस, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, निकोली एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस। ध्यान रखिएगा फ्रांस के साथ साथ बेल्जियम, यूनान या एथेंस भी बोलते हैं उसको, ग्रीस भी बोलते हैं, और टर्की जैसे देशों में आप देखेंगे कि प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। साथियों हम देखेंगे प्रोक्यूरेटर सिस्टम कहां पर है, प्रोक्यूरेटर सिस्टम या मुख्तार प्रणाली, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तरोताजा कर देता हूं एक बार फिर से। बताया था मैंने साथियों, जो भी आपके सोशलिस्टिक पैटर्न वाले देश हैं, जिन्होंने साम्यवाद या समाजवाद को अपनाया था, मार्क्सवादी विचारों को अपना करके देश की सरकार की स्थापना की थी, उन देशों में क्या है आप देखेंगे मुख्तार प्रणाली है। जैसे आप देखेंगे रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, बहुत सारे देश हैं, लेकिन कुछ के नाम जो पूछे जा सकते हैं आपको सामने मैंने यहां पे बता दिए हैं। रूस है, चीन है, चेक रिपब्लिक है, रोमानिया है, हंगरी है। ध्यान रखिएगा यहां पर ये सारे के सारे नाम तो अलग हैं, लेकिन ये सारे के सारे संस्थान, इंस्टीट्यूशंस किस लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक ग्रेवियंसेस के लिए, जन शिकायतों के निवारण के लिए काम कर रहे हैं। भारत में भी ऐसे ही जन शिकायतों के निवारण के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसको लोकपाल या लोकायुक्त भी कहते हैं। लोकपाल कहते हैं साथियों इसको केंद्रीय स्तर पे, लोकायुक्त कहते हैं राज्य के स्तर पे, लेकिन कुछ राज्यों में भी इसे लोकपाल ही कहा जाता है। अब ये संस्था क्या है, कैसे बनाई गई है, इसकी संरचना क्या है, इसके पास अधिकार क्या है, कौन कौन से अधिकारी और प्रशासनिक और शासनिक तंत्र के लोग इसके अंतर्गत आते हैं, कौन से लोग जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, ये सब कुछ
सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, इन चीजों का लाभ लीजिए। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन को क्रैक कराने में बहुत जरूरी है, बहुत ही बेनिफिशियल है और फ्रूटफुल साबित होंगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चल करके हम लोकपाल और लोकायुक्त का डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।